बाल निर्माण की कहानियाँ भाग 12। पुस्तक डॉक्टर आशा सरसीर द्वारा लिखित। ऑडियो 8। सिपाहियों का एक दल उसी समय स्वामी को पकड़ने के लिए रवाना हो गया। वहां जाकर पता लगा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्वामी भाग गया है, परंतु सोहन के द्वारा बताई गई हुलिया के आधार पर सिपाहियों ने स्वामी को बीच रास्ते में ही पकड़ लिया। थाने में सोहन के ही सामने स्वामी की इतनी पिटाई हुई कि उसका दिल दहल उठा। सिपाहियों ने दोनों को पैरों से ठोकर मारते हुए कोठरी में बंद कर दिया। स्वामी सोहन को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था और कह रहा था, बाहर निकलेगा तब देखना, तेरा भुर्ता ना बना दिया तो। वह अपने पकड़े जाने के लिए सोहन को ही अपराधी मान रहा था। स्वामी और सोहन दोनों पर मुकदमा चला। स्वामी को जेल भेज दिया गया और सोहन को सुधार गृह। अब सोहन की समझ में अच्छी तरह से यह बात आ गई थी कि बेईमानी और धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा पतन के गड्ढे में धकेल देता है। उसकी अपेक्षा यह उचित है कि ईमानदारी और श्रम से रूखा सूखा ही कमाकर खाया जाए और शांति से जिया जाए। उसने प्रतिज्ञा की कि सुधार गृह से निकलने के बाद वह गलत काम नहीं करेगा, भले ही उसे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। पढ़ा लिखा किसान घनश्याम किशोर ही था, तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ और भाई बहनों का पूरा उत्तरदायित्व अब उस पर ही आ पड़ा। घनश्याम की पढ़ने में बहुत रुचि थी, पर अब पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। यदि वह विद्यालय जाता तो खेतों को कौन संभालता। अतएव वह शहर से एमए की अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर गांव आ गया। रिश्तेदार और पड़ोसी उससे कहते, तुम इतना पढ़ लिख कर खेती करोगे, अच्छा होता कि 1-2 वर्ष और पढ़कर शहर में ही नौकरी कर लेते। घनश्याम उनकी बातें टालते हुए कहता, अरे भाई, पढ़ लिख कर खेती करने में बुराई ही क्या है। पढ़ाई और खेती में क्या कोई बैर है। खेती ही करनी थी तो पढ़ाई में इतना पैसा बर्बाद क्यों किया, वे तुनक कर कहते। घनश्याम हंसते हुए कहता, भाई, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं। पढ़ाई अपनी जगह है और खेती अपनी जगह है। पढ़ाई से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है और खेती जीविका का साधन है। पढ़ा लिखा होने से अच्छी तरह खेती करने में सहायता ही मिलेगी। घनश्याम की बात सुनकर वे अपना समूह लेकर जाते। चिढ़कर कहते, हम ठहरे अनपढ़ गवार बर्जमुख, तुम पढ़े लिखे समझदार हो, जैसा ठीक समझो वैसा करो। कई व्यक्तियों की निगाहें घनश्याम के खेतों पर थी। वे सोचते थे कि दूसरे लड़कों की भांति उसे भी शहर की हवा लग गई होगी, अब वह खेती करना पसंद ना करेगा। वे उसे बहला फुसलाकर खेत बेचने के लिए तैयार कर लेंगे और सस्ते में उसके खेत खरीद लेंगे। परंतु घनश्याम के दृढ़ निश्चय से उन सब की इच्छाओं पर पानी फेर दिया। घनश्याम के पिता भी की 13वीं के समय भी उसे बहुत भरा था। देखो बेटा, पिता का यह अंतिम कार्य है, बेचारे सदैव तुम लोगों के लिए करते रहे। अब तुम्हारा भी कर्तव्य है कि उनकी 13वीं खूब जोरों से करो। गांव भर में न्योता दो, जिससे स्वर्ग में बैठी उनकी आत्मा प्रसन्न हो सके। घनश्याम ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में कह दिया, काका जी, मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि गांव भर को भोज देने से पिताजी की आत्मा को संतुष्टि होगी। ना ही मेरे पास इतना पैसा है। छी, तुम तो पढ़ लिख कर पूरे नास्तिक बन गए हो। आखिर तुम्हारे खेत किस दिन काम आएंगे। जग्गू काका मुंह सिकोड़ते हुए बोले। घनश्याम कहने लगा, खेत मेरी माँ के हैं, मैं उन्हें नहीं बेचूंगा। स्वर्गीय पिता के प्रति मेरी भी भावना है, मेरी भी श्रद्धा है। फिलहाल तो मैंने उनके नाम 50 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति गरीब छात्रों को देने का निश्चय किया है। बेकार की बात है, इससे कहीं पितरों की आत्मा संतुष्ट होगी। जग्गू काका ने मुंह बनाकर कहा और इसी तरह लगे बड़बड़ाने। घनश्याम चुप रहा। उसे पता था कि गांव में बड़े बूढ़े सभी उसकी बात का विरोध करेंगे।
पिता की तेरहवीं के बाद से ही गांव के बड़े बूढ़े घनश्याम से खींचे खींचे रहने लगे, परंतु वह सबका सम्मान करता, सबसे अच्छा व्यवहार करता। बड़ों के द्वारा उपेक्षा और तिरस्कार किए जाने पर भी वह कभी उनकी अवज्ञा ना करता। घनश्याम पूरी मेहनत से खेती करने में जुट गया। वह खेती से संबंधित पुस्तकें पढ़ता रहता। लोग मजाक करते, हल चलाने में यह पुस्तकें काम नहीं आएंगी घनश्याम, पर उस समय वह हंस कर रह जाता, सोचता, मैं नहीं, मेरी खेती ही अब उनको इसका उत्तर देगी। उस वर्ष गांव में सबसे अच्छी खेती घनश्याम की हुई। सब दंग थे कि कल का यह अनुभवहीन छोकरा कैसे बाजी मार ले गया। जग्गू काका के एक साथी से रहा ना गया। उसने इसका रहस्य उससे पूछ ही लिया। मैं बिल्कुल भी अनुभव से रहित तो नहीं था। पिताजी के साथ खेती में काम करवाता था। खेती की मौलिक सिद्धांतों की जानकारी थी मुझे। अब पूरा समय इसी के लिए देने पर मुझे पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिला। मेरी अच्छी खेती मेरे पिछले अनुभव और अब पुस्तकों से मिले ज्ञान का ही फल है। हम सोचते हैं कि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए की जाती है, पर ऐसी बात नहीं है। किताबें हमें जीवन के हर क्षेत्र की जानकारी देती हैं और सहायता करती हैं। घनश्याम की खेती जब कई बार अच्छी हुई तो अन्य व्यक्ति भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। खेती के विषय में आधुनिक जानकारी पाने, उससे फसल को अच्छा बनाने के लिए अब दूसरे किसान भी उसके पास आने लगे। घनश्याम खुशी खुशी उन्हें सब बताता। वह समय समय पर आसपास लगने वाले कृषि मेलों में भी जाता। धीरे धीरे दूसरे किसान भी इनकी उपयोगिता समझने लगे और घनश्याम के साथ जाने लगे। घनश्याम न केवल अपने विषय में ही सोचता था, अपितु उसमें पूरे गांव के लिए कुछ करने की उमंग थी। वह चाहता था कि उसके गांव का खूब विकास हो। इसके लिए वह शिक्षा को आवश्यक समझता था। शहर में घनश्याम के कुछ व्यक्ति परिचित थे। उसने भाग दौड़ करके गांव में प्रौढ़ पाठशाला और अस्पताल खुलवाया। बच्चों का स्कूल और अस्पताल खुलवाया। बच्चों का स्कूल गांव में पहले से था, पर उनमें अध्यापक महीने में 10 दिन ही आते थे। घनश्याम ने शिक्षा अधिकारियों से शिकायत करके उनकी पढ़ाई भी नियमित कराई। गांव की गंदगी के विरुद्ध भी उसने अभियान छेड़ा। उसने कुछ युवकों की टोली बनाई जो मिलकर हर सप्ताह पूरे गांव की सफाई करती थी। साथ ही वह ग्रामीणों को घर साफ सुथरा रखने के लाभ भी समझाती रहती थी। गांव की सीमा पर पहले जहां कूड़े से ढेर पड़े रहते थे, वहां अब घनश्याम के प्रयत्न से कंपोस्ट खाद के गड्ढे बनने लगे हैं। अपने समवयस्क साथियों को संगठित कर उसने ग्राम्य युवा दल बना लिया। इस दल ने संकल्प लिखा कि अपने गांव को वे आदर्श गांव बनाएंगे। मिलजुल कर परिश्रम करके वे उसकी रूपरेखा ही बदल लेंगे। उनका गांव मुख्य सड़क से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। युवकों ने हाथ में कुदाल ली और सामूहिक रूप से प्रतिदिन कुछ घंटे श्रमदान करके एक ही महीने में पक्की सड़क बनाकर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ दिया। अब गांव में बड़े बूढ़े तथा अन्य व्यक्ति भी घनश्याम तथा युवकों से प्रभावित हुए बिना ना रह सके। उन्होंने युवक दल की बहुत प्रशंसा की तथा साथ ही उन्हें रचनात्मक कार्यों के लिए हर प्रकार की सहायता देने का भी आश्वासन दिया। इससे युवकों का उत्साह बहुत बढ़ गया। अब उन्होंने गांव के निर्माण के लिए व्यवस्थित रूप से योजनाएं बनाई। इसके लिए उन्होंने सरकारी सहायता का मुंह ताकना भी उचित ना समझा। उन्होंने गांव के मुखिया को अपनी योजनाएं समझाई, फिर एक सभा करके सभी व्यक्तियों को उन योजनाओं से परिचित कराया। साथ ही सहायता करने के लिए भी कहा। सभी ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार युवक दल को चंदा दिया। एक सप्ताह में ही उनके पास इतनी धनराशि इकट्ठी हो गई कि वे अपना कार्य प्रारंभ कर सके। अब युवक दल तेजी से अपने काम में जुट गया। गांव के गलियारे खरंजा में बदल दिए गए।
हर घर से बहते रहने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए पोखर तक नालियां बनाई गई। दिशा मैदान की समस्या हल करने के लिए गांव से बाहर स्वयं सफाई वाले शौचालय बन गए। पनघट की समस्या भी युवकों के विचार से अछूती नहीं रही। बस्ती के निकट ही छतरी वाला पक्का कुआं बनाया गया। कुएं के एक ओर पशु की भी प्याऊ तथा दूसरी ओर कुएं की जगत से हटकर नीचे की ओर कपड़े धोने तथा नहाने का स्थान बनाया गया था। घनश्याम की मौसी सुमित्रा उन्हीं दिनों उसके यहाँ मेहमान बनकर आई। उन्होंने कस्तूरबा महिला मंगल योजना में प्रशिक्षण लिया था। गांव के व्यक्तियों में अपने विकास के लिए उत्साह देखकर वह इतनी अधिक प्रसन्न हुई कि वहीं रहकर महिला मंडल और बाल बाड़ी चलाने की बात उन्होंने रखी। सभी ने उनकी इस योजना का हृदय से स्वागत किया। गांव भर की महिलाएं तो सप्ताह भर में ही सुमित्रा बहन से बड़ी प्रभावित हो गई थी। सुमित्रा बहन अब उनके बीच रहेंगी, उन्हें भी अपने जैसा ही निपुण बनाएंगी, यह सोचकर उनकी प्रसन्नता की सीमा ना थी। महिलाएं जो खाली समय में गप लड़ाती और एक दूसरे की बुराई करती थी, अब अपने और बच्चों के कपड़े सिलना सीखने लगी। सूत काटना, मोमबत्ती बनाना, मंजन और साबुन आदि बनाना जैसे लघु उद्योग धंधों की भी सुमित्रा बहन ने उन्हें शिक्षा दी, जिससे वे भी 4 पैसे कमाने लगी। भोजन खाने और पकाने की सही जानकारी, बच्चों का पालन पोषण, अपना और परिवार का स्वास्थ्य संरक्षण, स्वच्छता, परिवार नियोजन आदि विषयों को भी उन्होंने ग्रामीण स्त्रियों और बालिकाओं को समझाया। यही नहीं, उन्होंने साक्षरता के प्रति भी उनकी रुचि जगाई। सुमित्रा बहन ने वर्ष भर में ही रुचिकर ढंग से महिलाओं को पढ़ लिख पाने में समर्थ बना दिया। महिलाएं उनसे इतना स्नेह और सम्मान करती थी कि घर परिवार की समस्याएं निसंकोच भाव से उनके सामने रख देती और उनसे सही निर्देशन पाती। सुमित्रा बहन के नेतृत्व से अब उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों का भी ज्ञान होने लगा था। इस प्रकार पूरे के पूरे गांव का कायाकल्प होने लगा था। स्त्री, पुरुष और बालक सभी ने अपनी और गांव की प्रगति के लिए नूतन उत्साह था। वे सभी मिलजुल कर घर परिवार की तरह रहने का प्रयास करते। शाम को सभी पंचायत घर के पास बने बड़े मंदिर के सामने इकट्ठे होकर भजन कीर्तन गाते। इसके बाद वे एक दूसरे की बात सुनते समझते। कुछ परिवारों में लंबे समय से एक दूसरे से आपसी रंजिश चली आ रही थी। घनश्याम और गांव के मुखिया आदि ने उन्हें समझा बुझाकर मेल मिलाप करा दिया। इस प्रकार गांव का वातावरण अब स्वर्ग बन गया था। जग्गू काका, गोपी दादा, सिरिया चाचा, जिन्होंने शुरू में घनश्याम के खेत बिकवाने की कोशिश की थी, अब वे भी गांव के बच्चे और युवकों से चौपाल पर बैठे कहते रहते, अरे भैया खूब पढ़ो लिखो और हमारे घनश्याम जैसे राजा बेटा से बनो। धन्य है भैया मुरलीधर, जिनके सपूत ने सारे गांव को तार दिया, उद्धार कर दिया। अरे बेटा हो तो ऐसा ही हो, अपने पितर को तार दिया और पूरे गांव को ही स्वर्ग बना दिया। थोड़े ही समय में घनश्याम गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया था। अपने अच्छे व्यवहार से उसने क्या वृद्ध, क्या साथी, क्या बच्चे सभी का मन जीत लिया। गांव वाले उसे बहुत मानते। अनपढ़ होने से उनकी जो समस्याएं खड़ी होती, उन्हें घनश्याम मिनटों में हल कर देता। गांव के बड़े बूढ़े भी अब यह अनुभव करने लगे थे कि किसान को भी शिक्षित होना चाहिए। खेती और शिक्षा में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। घनश्याम जब कभी उन दिनों की याद करता है जब गांव के व्यक्ति उसका विरोध और तिरस्कार करते थे, तो उसे मन ही मन हंसी आती है। अच्छे और नए काम के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है, उसका प्रारंभ में तो विरोध और तिरस्कार होता है, पर जब वह अपने मार्ग पर दृढ़ रहता है तो फिर कभी न कभी दूसरे उसकी उपयोगिता समझ ही लेते हैं। अंत में अपने संकीर्ण स्वार्थ को त्याग कर
लोक मंगल के पथ पर बढ़ने का साहस करने वाले व्यक्तियों का प्रारंभ में भले ही विरोध हो, परंतु जब वे दृढ़तापूर्वक अपने मार्ग पर चलते रहते हैं तो धीरे धीरे विशाल जनसमूह उनका अनुकरण करने लगता है और गौरव मानता है।